बाइक पे और वो भी 70 पे पाकिस्तान का विज़िट करना है, तो ये ख्याल कैसे आया? पहली बात तो ये ख्याल ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान विज़िट करना है, ये ख्याल ये है कि पूरी दुनिया विज़िट करनी है और हो सके तो चांद पे भी चले जाना है। तो खर्चा बहुत आता है, ट्रैवलिंग पे खर्चा बहुत आता है, तो वो कहाँ से पूरे होते हैं खर्चे? नहीं, ये नहीं बताऊंगी। 70 पे मुश्किल नहीं होता, पहाड़ी इलाका है वो, क्योंकि 1 to 5 तो पहाड़ियाँ चढ़ जाते हैं। 70 कहते हैं सीधे रोड पे अच्छा चलता है, लेकिन पहाड़ियों में मुश्किल होता है। तो आपके साथ अगर फ़र्ज़ करें कि एक पहाड़ी है और बारिश भी होगी है, फिर 70 क्या करेगी? फिर 70 चलेगी। ये बाबू सर टॉप पे बारिश के साथ चलाई है, तो इट इज़ अमेजिंग बाइक। 70 की एक एवरेज बहुत अच्छी है और 70 हल्की हल्की बाइक है, अगर कहीं ऑफ रोड में फंस भी जाए तो आराम से टिश करके निकल आती है। 70 फिट बाइक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम इब्न शब्बीर और आप देख रहे हैं नूर मीडिया चैनल। आज की स्टोरी लेकर जो आपकी खिदमत में हम हाजिर हुए हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि लड़कियाँ जो हैं वो कुछ नहीं कर सकती, अगर वो कुछ करना चाहें भी तो माशरा उनको कुछ करने नहीं देता। लेकिन हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं, ख़ातून कहूँ या लड़की कहूँ, बिल्कुल यंग है और उन्होंने बाइक पे पाकिस्तान का टूर किया है। पाकिस्तान के ऐसे इलाके जहाँ हैवी बाइक भी मुश्किल से जाता है, वहाँ ये 70 पे इन्होंने सफ़र किया है। बरीरा मेरे साथ मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बरीरा, क्या हाल है आपकी? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बरीरा, सबसे पहले ये बताइएगा कि ख्याल कैसे आया बाइक पे और वो भी 70 पे पाकिस्तान का विज़िट करना है, तो ये ख्याल कैसे आया? पहली बात तो ये ख्याल ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान विज़िट करना है, ये ख्याल ये है कि पूरी दुनिया विज़िट करनी है और हो सके तो चांद पे भी चले जाना है। और दूसरा ये ख्याल इस तरह आया कि एक दिन मैं बैठी हुई थी और मैंने अपनी खिड़की से रोज़ाना पापा की खड़ी हुई 2 साल से बाइक देखती थी और कहती थी कि ये इसको जंग क्यों लग रहा है, कोई चला क्यों नहीं रहा। पापा को भी कहती थी कि आप क्यों नहीं चला रहे, उनको शौक़ नहीं था बाइक्स का, और वो मुझे कहते थे नहीं इसको नहीं छेड़ना, गिर जाओगे, ऐसे हो जाएगा, बहुत चोट लगती है, ऐसे होता है वैसे होता है। लेकिन फिर एक दिन मुझे ख्याल आया कि हाँ, सफ़र करने का तो शौक़ है, बस पे होता नहीं है, इतनी वॉमिटिंग होती है, इतनी तबीयत ख़राब होती है, तो फिर किस पे करें। 2 ऑप्शंस थी, एक रिक्शा और एक बाइक। तो फिर चुनी मैंने बाइक, क्योंकि रिक्शे पर भी आपके साथ कोई बैठ सकता है, बाइक पे आपके साथ कोई बैठेगा नहीं। तो मुझे सोलो ट्रैवलिंग का शौक़ था, इसलिए फिर मैंने बाइक निकाली और मैं फिर इस सफ़र पे निकली। अच्छा, हमारे यहाँ ना लड़की अकेली बाहर जाने के लिए, मतलब कि लड़की की तरफ से भी थोड़ी सी होती है कि उसको डर भी लगता है। दूसरा, हमारे माशरे में भी ये थोड़ा मतलब कि अजीब सा तस्वर किया जाता है कि लड़की अकेली जा रही है। जब से बाइक पे सफ़र करना शुरू किया, तो आज से 5-6 साल पीछे जाएँ देखें तो अगर लड़की साइकिल या बाइक पर जा रही है तो सारे एकदम से देखते थे कि वो लड़की जा रही है। तो आपके साथ जो आपका पहला टूर था, उसमें या उसके अलावा कभी ऐसा हुआ है कि लोगों ने रुक के देखा वो लड़की जा रही है? देखिए, ट्रैवलिंग करना तो मेरे लिए कॉमन हुआ है या मेरे लिए आम हुआ है, लेकिन ट्रैवलिंग करना लोगों के लिए तो वैसे ही है ना, अगर अकेली लड़की है। मैं अगर कहूँ तो ज़माना वैसा ही है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। लेकिन जब पंजाब से बाहर निकलते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड लोग हैं। अभी मैं गिलगित से होकर आई हूँ, वहाँ पर कोई आपको नहीं देखता, वो वहाँ पर बहुत इज़्ज़त की जाती है, बल्कि वहाँ पे अप्रिसिएशन मिलती है। लेकिन पंजाब में भी अप्रिसिएशन है, मगर स्टेयर्स के साथ। वो पहले आपको देखेंगे, फिर आपको कहेंगे ओहो अच्छा, फिर उसके बाद सोचेंगे कि नहीं, इट्स अ यूनिक थिंग टू डू। सो या देयर इज़ नॉट दैट मच डिफरेंट पहले से और अब। अच्छा, आपने जो सबसे पहला सफ़र किया वो कौन सा सफ़र था और वो करने में मुश्किलात कितनी हुई? क्योंकि घर से परमिशन लेना, लड़की को बाहर निकलना मुश्किल मतलब है ही है। अभी मेरी माशाल्लाह से 3 बेटियां हैं और मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बेटियां भी ट्रैवल करें, लेकिन हमारे ख़ानदान में लोग कहते हैं कि अकेली बच्ची नहीं। तो पहला सफ़र आपका कैसे था, कैसे आप निकली बाहर? मैं पहला सफ़र मेरे लिए अभी वाला सफ़र भी बहुत मुश्किल था। मैं सच्ची बात बताऊंगी, मैं अपने पेरेंट्स को बताती नहीं थी कि मैं अकेली गई थी, और मगर मेरे पेरेंट्स देखेंगे तो अब वो ये बात बहुत सच है कि मैं उनको बताती नहीं थी कि मैं अकेली हूँ। मैं हमेशा कहती थी उनको कि मैं ग्रुप्स के साथ हूँ, लेकिन उनको अल्टीमेटली पता लग गया क्योंकि मेरे इंटरव्यूज़ वगैरह आने लग गए। और लेकिन मुझे सबसे जो खूबसूरत बात उनकी लगती है, उन्होंने रिएक्ट कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, शी इज़ सेफ, शी नोज़ हाउ टू डू इट, तो ठीक है इसको करने देते हैं। पहला मेरा सफ़र डिस्कवर पाकिस्तान के साथ था। मैंने 6 महीने हुए थे मुझे बाइक सीखे हुए और मैं निकली थी। मैंने अपने बाबा को मनाने की बहुत कोशिश की थी, वो तब भी नहीं माने थे। हम लोग 12 बाइकर गर्ल्स गई थी तब, स्टिल वो नहीं मान रहे थे। और मैं 70 cc पर ही थी और
बड़ा मुश्किल था उनको मनाना, लेकिन क्योंकि ग्रुप था तो वो मान गए थे। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपना सफ़र अकेले शुरू करूँगी, लेकिन मैं ये शर्मिंदगी से भी बात करूँगी कि मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था कि मैं अकेले जा रही हूँ। उसके बाद से मैंने अकेले ही सारे सफ़र किए थे। पहला सफ़र किया कौन सा था आपने? कश्मीर, हाँ। हम लोग कश्मीर गए थे, अपर नीलम, रत्ती गली, ये सब गए थे, और मैंने 70 cc पर ही किया था। अच्छा, अभी आप खंजराब से वापस आ रही है। मैंने कल ही एक ग्रुप में देखा था जी कि मैम जो है इस्लामाबाद में इस जगह पे है, तो मैंने उसी वक्त रब्ता करने की कोशिश की। तो खंजराब गए हुए कितने दिन हुए हैं और आने जाने में क्या मुश्किलात हुई इस हवाले से? मैं बेसिकली यहाँ से लाहौर से निकली थी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से बटाकुंडी, बटाकुंडी से फिर हुंजा। 3 दिन मुझे लगे थे और मैं महीना तकरीबन हुंजा में रह कर आई हूँ। ये सफ़र मेरा खुंजराब तक ख़त्म नहीं होता। मैं बहुत ऐसी जगह पे गई जहाँ पर मैं शायद कभी भी ना जाती अगर मेरे साथ मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, यासिर ना होते, वो उधर ही होते हैं हुंजा में। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा घुमाया फिराया उधर, इस तरह की लोकेशंस पे जहाँ पर कोई भी नहीं जाता। और उसके अलावा बीच में महीने का गैप था। खुंजराब पास फिर लास्ट मेरा था, जो मेरा ख्वाब था कि मैं लाहौर से खुंजराब पास करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा ख्वाब पूरा हुआ। और जब मैं वापस आई हूँ, जाते हुए रास्ते क्लियर थे, आते हुए काफ़ी लैंडस्लाइडिंग्स थी। रास्ते में मुझे बारिशें भी मिली और CD 70 का स्लिप होने का भी ख़तरा काफ़ी होता है, तो काफ़ी आराम से आई। तो मुझे तकरीबन 4-4.5 दिन लगे हैं वापस आने में। अच्छा, एक इंटरव्यू में कल आपका देख रहा था जिसमें आप जा रही थी तो बाइक का आपका पंचर हो गया, फिर उसके बाद कोई पंचर वाला नहीं मिला, आपने खुद पंचर लगाया। अब आप बाइक का काम कितना कर लेती हैं? अच्छा, बाइक का इतना काम कर लेती हूँ कि बाइक चल जाए, उतनी के मैकेनिक तक पहुँच जाए। जैसे अभी मेरा पिछले दिनों अब इंजन लीक करना शुरू हो गया था। अब वो तो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता मैं कैसे इसका इंजन खोलूँ, क्या करूँ उसको, लेकिन हाँ इतना मैंने उसको कर लिया था कि इतना चली जाए कि कोई लोकल मिल जाए या फिर कोई मैकेनिक मिल जाए। तो फिर मैं कुछ लोकल्स तक पहुँची, उन्होंने मेरी बाइक बिल्टी की और फिर हम लेके गए। और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम मुझे, ये नहीं कि सिर्फ मैंने मैकेनिक को बैठ के देखा है, बल्कि एक्सपीरियंसेस के साथ कुछ ऐसी हुई चीज़ें जिससे मुझे एक्सपीरियंस मिला कि अच्छा ये होगा तो ऐसे करना है। जैसे एक दफ़ा लाहौर में ही मैं बहुत स्पीड में जा रही थी, मेरी चेन टूट गई, एकदम से मेरी बाइक रुकी और बहुत मुश्किल से, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, लेकिन स्टिल वो जो चीज़ थी उसने मुझे सिखाया कि आपके पास लॉक्स होने चाहिए। फिर एक दफ़ा टायर पंक्चर हुआ, पता लगा ट्यूब होनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंसेस के साथ आई। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा कि अभी आप खंजराब से भी होके आई हैं, कुछ और आपने नॉर्दर्न एरियाज़ का विज़िट भी किया हुआ है। अभी आपकी क्या ख्वाहिश है कि आपने नेक्स्ट कौन सा टूर करना है? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। नई ख्वाहिशें ख़त्म नहीं होती, और ट्रैवलर के लिए एक वो देखता है नज़ारा, वो कहता है नहीं दिस इज़ नॉट इट, आगे जाना है। तो वो इतने खूबसूरत नज़ारे आपको नज़र आते हैं, ऐसे लगता है कि दुनिया नहीं जन्नत है, तो फिर दिल करता है और जन्नतें देखें। तो अभी तो बहुत पड़ा है, अभी तो मेरा साउथ भी पड़ा है। मैंने कराची और सिंध एक्सप्लोर करना है, वो मैंने अभी तक नहीं किया। इट्स अ ह्यूज डिज़ायर इन मी कि मैं कराची जाऊँ, एक बार सिंध देखूँ, गवादर वाली साइड मैंने देखनी है। एंड येस द वर्ल्ड इज़ वेटिंग फॉर मी एज़ वेल, पूरी दुनिया है अभी। अच्छा, ये जो आपका शौक़ है, वो रास्ते में हम आए तो हमें एक और तलहा मिले हैं, वो भी टूरिस्ट है, तो उनसे भी मैं गुफ्तगू कर रहा था काफ़ी, क्योंकि आपका इंटरव्यू करना, तो मैंने कहा उनसे भी ज़रा कुछ मालूमात ले लूँ। तो ये इसमें ख़र्चा बहुत आता है, ट्रैवलिंग पे ख़र्चा बहुत आता है, तो वो कहाँ से पूरे होते हैं खर्चे? नहीं, ये नहीं बताऊँगी। अभी तो मुझे काफ़ी चीज़ें स्पॉन्सर हो जाती हैं अभी जब, क्योंकि एकदम से हाइप हुई है और वो थोड़ा सा मंज़िल-ए-आम पे आई हैं, मंज़िल-ए-आम पे उससे पहले की मैं जब भी किसी को बताती हूँ तो लोग कहते हैं ऐसी बकवास कर रही है, फेक है, बट एक्चुअल में इट इज़ नॉट लाइक दैट। ट्रैवलर्स होते हैं ना, वो अपना इतना बचा कर भी ट्रैवल करते हैं, क्योंकि उनके अंदर कीड़ा होता है ट्रैवल करने का। मेरी ईदियाँ होती हैं, मैं उसको सेव कर लेती हूँ। मैं खुद जॉब करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद अपना कमा रही हूँ और काफ़ी देर से, और मैं अपने ट्रैवल्स का एक्सपेंस खुद ही निकालती हूँ। और अगर मुझे थोड़ी सी भी चीज़ मिलती है, अगर मेरे फादर मुझे पॉकेट मनी भी देते हैं, तो वो भी मैं ट्रैवलिंग के लिए
रख लेती हूँ, और फिर मुझे होता है कि मैंने उधर जाना है और उसके लिए बजट फ्रेंडली। सेकंड, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टेज नहीं होते, कैंप्स हो जाते हैं, छोटे छोटे रिजॉर्ट्स में, छोटे छोटे होटल्स में बंदा स्टे कर ले, क्योंकि हम इस तरह का ट्रैवलर जो ऑब्वियसली बाइक पे जा रहा है वो इतना लग्जूरियस ट्रैवल तो कर नहीं रहा, तो वो फिर अपना बजट बिल्कुल मिनिमम से रख के फिर हम लोग जाते हैं। इस तरह ही ज़िंदगी गुजरती है हमारी। अच्छा, अभी तक के आपने जितने टूर किए हैं उसमें से सबसे अच्छा टूर आपका यादगार टूर कौन सा है आप, या जिसमें कोई ऐसी बात हुई हो जो आप भुला ना सकती हो? अच्छा, मेरी हर ट्रैवल में एक ऐसी बात होती है जिसे मैं भुला नहीं सकती। और मैं भूर बन गई थी पिछले साल, नहीं इसी साल के शुरू में मैं भूर बन गई थी लाहौर से ही, और वो मेरा टूर दैट वाज वेरी स्पिरिचुअल टूर फॉर मी। पता नहीं उसमें एक ऐसी बात थी कि मैं लोगों से मिली थी जाके, मैं नीचे वादियों में चले गई थी बाइक खड़ी करके, और फिर मैं काफ़ी लोगों के साथ इंट्रैक्शन किया था। मैं लोगों के घरों में रही थी, फिर उस बार नथिया गली गई थी, उसके आगे मुजफ्फराबाद निकल गई थी। वो टूर मेरा बहुत यादगार है क्योंकि उसमें मैंने सबसे ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट किया था, बहुत ज़्यादा कल्चरली मैंने लोगों को देखा था कि वो कैसे हैं। और दूसरा जो अभी वाला मेरा टूर था लाहौर टू खुंजराब पास, ये मेरा ख्वाब था। मैं जब बचपन से देखती थी ना लोगों को कि वो खुंजराब पास जा रहे हैं, और मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती होती थी यूट्यूबर्स को, देखती थी वो किस तरह से जा रहे हैं, बाइक कैसे चला रहे हैं, अच्छा गिर गए हैं तो किस तरह से उठना है। और ये एक ऐसी जर्नी थी मेरे लिए कि बस ख्वाब का चेहरा था। कौन सा टूरिस्ट ऐसा है जिससे मुतासर होके आप इस टूर की तरफ आई, या शौक़ तो खैर आपने कहा कि मेरा अपना ही था, लेकिन कौन सा टूरिस्ट ऐसा है जो आपको पसंद है इस हवाले से? मैं बचपन से फॉलो कर रही हूँ ईवा ज़ुबैक, वो पाकिस्तान भी आई थी, और रोज़ी गैब्रियल बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन है। एज अ वुमन मैं उनसे मिली भी हुई हूँ, तो उनका पर्सोना मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनकी पर्सनालिटी इज़ अमेजिंग। और जो ईवा ज़ुबैक है वो बहुत फ्री सोल हैं, उनसे मैं मिली नहीं हूँ, लेकिन जब मैं उनको देखती हूँ वो सोलो ट्रैवलर हैं अभी तक, और वो जिस तरह से ट्रैवल करती हैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ और रिमोट एरियाज़ में जाती हैं, मुझे तब पता लगा था कि यार मैं तो ऐसी बनना चाहती हूँ। दिस इज़ व्हाट आई एम इंस्पायर्ड बाय। और सबसे मज़े की बात यह, मैं औरतों से ही इंस्पायर हुई थी। ज़ाहिर है कि आपने उनको देखा, जब उनको देखा तो फिर आपके दिल में आया कि जब ये कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती। अच्छा, इससे हट के अगर एक आध सवाल किया जाए, मुझे कुछ मालूमात मिली कि आप अदाकारी भी करती हैं, और अदाकारी किस नौइयत की करती हैं, छोटी स्क्रीन पे या बड़ी स्क्रीन पे? क्योंकि मैंने नहीं देखा माज़रत के साथ, लेकिन मुझे ये पता है कि आप टूरिस्ट हैं, तो अदाकारी आप किस नौइयत की करती हैं? देखिए, मेरे लिए छोटी और बड़ी स्क्रीन कोई नहीं है, ऑडियंस होती है, वो चाहे जो मर्ज़ी हो, जैसी मर्ज़ी हो। और जो एक आर्टिस्ट होता है, मैं बीइंग एन आर्टिस्ट, मैं एनसी की स्टूडेंट हूँ और मैं फ़ाइन आर्ट्स कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि जो एक फ़नकार होता है वो अपनी ऑडियंस से ही होता है। और मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, मैं अलहमरा में भी परफॉर्म कर चुकी हूँ, एनसीए के थिएटर में भी परफॉर्म किया है, और आई एम मूविंग टूवर्ड्स इंडस्ट्री लाइक फॉर द स्क्रीन्स। अभी मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी बेसिकली, और वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट के लिए है, तो इसलिए वो रिलीज़ नहीं, उसका प्रीमियर आया था सिर्फ। तो वो प्रीमियर सिनेमा में हुआ था, यूनिवर्सल सिनेमा एम्पोरियम में रिलीज़ हुआ था, और उसके बाद वो कुछ अरसे बाद रिलीज़ होगी। तो अदाकारी का मेरा जो चला है वो तकरीबन 3-4 साल हुए हैं मुझे, और एनसीए से शुरू हुआ था। जो फिल्म आ रही है जो रिलीज़ होगी, उसमें एक्ट क्या था आपका? मेरा एक्ट एक शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की एक पोइम है, उसमें उमर मारूई है, और उसमें वो और लड़की है, उसको पहले अगवा किया जाता है, और उसके बाद वो एक खुदा और इंसान की उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन है कि वो किस तरह से बात करते हैं, और उसको किस कदर अपनी मोहब्बत है अपनी ज़मीन से, और उसको जब अगवा किया जाता है वो बस मलीर मलीर देश मलीर ही करती रहती है। तो जी, वो सारी इस मुतालिक थी, वो थी मलीर जो उधर है सिंध में है, सिंध में जी। तो वो उसमें सारा अटायर भी उसका इस तरह था, सिंधी अटायर था, और अजरक उसने पहनी हुई है, उसकी ज्वेलरी है, और उसमें काफ़ी वर्सेटाइल वो एक्टिंग थी, बड़ा मज़ा आया मुझे वो एक्टिंग। उसमें कोई जो एक डायलॉग आपने बोला वो ज़रा बोल के तो दिखाएं ज़रा। डायलॉग मैंने बोला, अच्छा हाँ,
उसमें मारुई कहती है, जो उसको अगवा करता है उसका आशिक होता है, वो उसको कहती है कि पी के जहर का प्याला तू अपनी प्यास बुझा ले, ताकि खुद में से ना समझें तुझको मेरे सहरा वाले। तो वो उसमें उसको कहती है जो उसको अगवा करता है। मतलब कि दो टैलेंट है आपके अंदर जो हमें अभी नज़र आए हैं माशाल्लाह से। फिल्म का जिक्र किया था, उस फिल्म का नाम क्या था? उस फिल्म का नाम है उमर मारुई। अच्छा, उमर मारवी। अच्छा बरीरा, कभी ऐसा हुआ कि आप ट्रैवलिंग पे गई हो, शाम का वक्त हो गया हो और कोई एक ऐसी जगह हो, पुरअसरार जगह हो जहाँ से लगे कि यहाँ कोई ख़तरा भी हो सकता है और वहाँ आपका बाइक ख़राब हो गया, कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ? और अगर हो जाए तो आपकी क्या हिकमत अमली होगी इसमें? जी हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। एक दफ़ा मैं मुज़फ़्फ़राबाद में एक ऑफ रोड पे जा रही थी, उधर मेरी बाइक बंद हो गई और मुझे वाकई मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपनी बाइक छोड़ के भाग जाऊं, क्योंकि वो ऐसा ऑफ रोड था और उधर कोई भी नहीं था और मैं जो ऊपर जा रही थी मेरी बाइक भी नहीं चल रही थी क्योंकि वो काफ़ी ओवर हो चुकी थी चल चल के फर्स्ट गियर पर। और फिर मैं काफ़ी देर खड़ी रही थी और सुबह से तकरीबन शाम हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी, ना बाइक ऊपर जा रही थी और अगर नीचे जा रही थी तो बहुत ज़्यादा स्लिप कर रही थी। तो फिर मैंने दुआएं पढ़ी और यही कर सकती थी मैं उस वक्त, और अपने कोशिश की कि अपनी बाइक को थोड़ा सा ठीक कर सकूं। मेरे पास टूल्स भी थे कुछ, मगर ऐसा हुआ नहीं। शाम के वक्त जब मुझे लगा कि शायद मुझे भाग जाना चाहिए अपनी बाइक छोड़कर, तो फिर कुछ लोकल्स आए थे और जैसे कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं और मेहमान नवाज भी बहुत हैं, तो उन्होंने मेरी फिर हेल्प की थी और वो मेरी बाइक को नीचे उतार के उन्होंने फिर मेरी बाइक भी सेट करवाई थी और फिर मैं वापस अपने सफ़र को रवाना हुई थी। अच्छा, एक और सवाल बताइएगा कि ये जो ट्रैवलिंग करते हैं इसमें ख़र्चा कितना आता है? क्योंकि बाइक अकेले जाना या टूर पे ग्रुप के साथ भी जाना, तो इस पे ख़र्चा कितना आता है आमतौर पे? क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये महंगा शौक़ है, एक बहुत महंगा शौक़ है और बहुत सारी चीज़ें इसकी वजह से किल भी करनी पड़ती हैं। जैसे आपको कोई अच्छे कपड़े लग रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं 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 ये सेव करके मैं ना अपने ट्रैवल कर लेती हूँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। ख़र्चा डिपेंड करता है आपके डेज़ पे, क्योंकि आप कितने डेज़ में ट्रैवल कर रहे हो। जैसे कि अगर आप 4 दिन का ट्रैवल कर रहे हो तो आपने पहले अपनी बाइक की एवरेज देखनी है, उसके बाद फिर उस लिहाज से उसका किलोमीटर्स देखने हैं और फिर आपने देखना है कितना उस पर पेट्रोल लग सकता है, पहली बात ये। उसके बाद फिर आपने पहले से ही आपको पता होना चाहिए कि आपने किस होटल में स्टे करना है। एज अ सोलो फीमेल मैं आपको बता रही हूँ, वैसे तो आप ग्रुप्स में जाओ तो आप जाकर कोई रूम देख सकते हो, लेकिन एज अ सोलो फीमेल ख़ास तौर पे आपको ये पता होना चाहिए आपने किसी जाके स्टे करना है, क्योंकि अक्सर रास्ते में आपको नहीं मिलती ऐसी जगह जहाँ पे आप स्टे करो। तो आपने चीप स्टेज करने हैं, मतलब लिटरली 1500-2000 में भी आपको रूम मिल जाता है और ख़ास तौर पर जब एक फ़ीमेल अकेली होती है ना, लोग उसको वैसे ही कर्टेसी में दे देते हैं। सो ये तो तकरीबन 70 पर अगर 4 दिन का मैं मुज़फ़्फ़राबाद का लगा लूँ तो 7-8 हज़ार में आराम से हो जाता है। 4-5 दिन का आराम से आप वापस भी आ जाते हो। पेट्रोल भी डाल के, राइश वगैरह सारा कुछ डाल के तकरीबन 7,000 तक हो जाता है। जी हाँ, और यही वजह है कि मैंने अब तक 70 नहीं छोड़ी, क्योंकि 70 एक टैंकी में जो कमाल करती है। मैं एक टैंकी में इस्लामाबाद से गिलगित बल्तिस्तान पहुंची थी। ये तो 70 पे मुश्किल नहीं होता? पहाड़ी इलाका है वो, क्योंकि 1 to 5 तो पहाड़ियाँ चढ़ जाता है। 70 कहते हैं सीधे रोड पे अच्छा चलता है, लेकिन पहाड़ियों में मुश्किल होता है। तो आपके साथ अगर फ़र्ज़ करें कि एक पहाड़ी है और बारिश भी होगी है, फिर 70 क्या करेगी? फिर 70 चलेगी। 70 बहुत फिट बाइक है। इट इज़ अबाउट द राइडर नॉट द बाइक। चलानी आनी चाहिए आपको। मैंने बाबूसर टॉप पे बारिश के साथ चलाई है, तो इट इज़ अमेजिंग बाइक। 70 की एक एवरेज बहुत अच्छी है और 70 हल्की हल्की बाइक है, अगर कहीं ऑफ रोड में फंस भी जाए तो आराम से टिश करके निकल आती है। 70 फिट बाइक है। अच्छा, चलो लास्ट अख्ताम की तरफ जाते हैं हम। जो लड़कियां इस वक्त पाकिस्तान में जो दिल के अंदर ये डर रखती हैं कि मैं बाहर निकलूँगी तो ऐसा हो जाएगा, या उनके मतलब कि शौक़ हैं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन नहीं कर सकती, वो बगावत भी नहीं करना चाहती। जैसे आपने भी बगावत नहीं की लेकिन आपने कायल किया पेरेंट्स को, तो कोई एक ऐसा तरीका हो कि जो एक पैगाम हो इन बच्चियों के लिए, इन लड़कियों के लिए, जो माशरे में अपना जो मतलब कि मकाम भी कायम रखें और अपने शौक़ भी यहाँ पूरे कर लें, उनके लिए क्या पैगाम देंगे आप?
आपने बगावत की बात की। बगावत बहुत अच्छी होती है, मुझे लगता है करनी चाहिए, लेकिन सेंस के साथ करनी चाहिए। किधर करनी है और कितनी करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल ऐसा है कि मैंने अपने पेरेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह कायल किया, और सबसे बड़ी मेरी ज़िंदगी में अगर अचीवमेंट है तो मेरे पेरेंट्स का ट्रस्ट है जो मैंने हासिल किया है। क्योंकि एज अ सोलो फीमेल ये वाकई बहुत मुश्किल है कि आप कायल कर सकें, और मेरे पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह कायल हुए हैं। मैं यही कहूँगी कि एक औरत जो होती है उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी औरत बहुत ज़रूरी है जो उसको मोटिवेट कर सके। मेरी ज़िंदगी में मेरी माँ थी। मेरी मामा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे पापा भी जिधर कहते थे नहीं नहीं, उधर मेरी मामा कहती थी कि इसे कर लेने दे, कुछ नहीं होता। और अभी तक वो पापा को कुछ कहने नहीं देती कि इसको कुछ नहीं कहना। तो आप खुद एक तो अपने ऊपर यकीन रखें, और दूसरा मैं ये कहूँगी कि अपने बच्चों पर भी यकीन रखें कि वो कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ख्वाब देख सकते हैं तो आप उसको पूरा रख सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। और अपने ऊपर यकीन बहुत ज़रूरी है, बस मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि मैंने अपने ऊपर यकीन के साथ ही अपने माँ बाप को कायल किया था। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप ये चीज़ अचीव कर सकते हैं तो हाउ वुड यू बी एबल टू कन्विंस योर पेरेंट्स। बहुत शुक्रिया आपका। मारवी का इंटरव्यू आपने सुना है। इख्तिताम में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ख़वातीन या बच्चियों से ज़्यादा जो ज़रूरत है वो वालिदैन को ज़रूरत है। इस बात की ज़रूरत है कि आप बच्चियों को करने दें वो जो करना चाहती हैं, उनको देखने दें वो जो देखना चाहती हैं। हाँ, आप उनकी निगरानी कर सकते हैं। अगर आपकी सपोर्ट होगी तो बच्चियाँ वो काम कर सकेंगी जो आम तौर पे तमाम लोग कर सकते हैं। यकीनन आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।